कहानी में अब तक हमने देखा, हैंडबुक की उस दुनिया से निकलने के बाद सुजिन उस जगह के बारे में ढूंढने लगता है कि क्या वह जगह वाकई सच है या वह एक कोई काल्पनिक शहर है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए हेल्स हैंडबुक का 16 चैप्टर यानी 16वां अध्याय लेकर आया हूँ। और अगर आपने अभी तक इसके पुराने सारे पार्ट्स नहीं देखे तो इनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर इसे चेक भी कर सकते हैं। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। सुजिन के लैपटॉप की स्क्रीन पर एक बिना तारीख वाली तस्वीर लोड हुई। यह थोड़ी पीली थी और इसे एक ऊंचे स्थान से लिया गया था। शहर का आउटलेट फैंटेसी टाउन जैसा था, जहां से वह अभी अभी लौटा था। वह यहां तक देख सकता था कि लिनियो का घर कहाँ था। उसने अपने बिस्तर पर पड़े लंबे धनुष को देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे शहर से ही कोई पुरस्कार मिला हो। लेकिन ब्लैकी ने कहा था कि इसका इस्तेमाल करने से पहले इसकी जांच करनी पड़ेगी। दुर्भाग्य से सुजिन के पास अब ज्यादा अंक नहीं थे और उन्हें किसी ऐसी वस्तु के लिए जांच करने में इस्तेमाल करना समझदारी नहीं थी जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था कि वह उपयोगी है या नहीं। इसीलिए उसने इसे फिलहाल अलग रखने का फैसला किया। बाद में उसने अपने सहकर्मी को फोन किया। नमस्ते, क्या आप भाई ली हैं? हाँ सुजिन, मैं ही हूँ, बोलो। सर, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। सर, मुझे कुछ काम निपटाने थे जरूरी, तो क्या आप मुझे छुट्टी लेने में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे बस 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। 3 दिन? सुजिन, एक बार थोड़ा ध्यान से सोच लो भाई। अगर तुम 3 दिन के लिए छुट्टी ले लोगे तो 100% अटेंडेंस का गिफ्ट नहीं मिल पाएगा और इसके अलावा तुम ग्रुप में भी शामिल नहीं हो पाओगे। लाइन के दूसरे तरफ मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, सर, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। सर, एक बार मेरा यह काम खत्म हो जाए तो मैं वादा करता हूँ कि शाम को हम एक साथ डिनर करेंगे। सुजिन को अपने सहकर्मी की मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने भाई ली से विनती करने की पूरी कोशिश की। पहले वह कभी किसी को रात के खाने पर आमंत्रित नहीं करता था। बिलों के भुगतान करने और हर महीने घर पैसे भेजने के बाद उसके पास जो भी पैसे बचते थे वे मुश्किल से एक बियर खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे, खाना तो दूर की बात है। भाई ली ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानता हूँ अपने बटुए को कितनी मजबूती से पकड़ते हो तुम। ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे तुम मुझे भोजन पर आमंत्रित कर सको। सर, अब आप तो सब जानते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए। मुझे अगले 3 दिनों की छुट्टी लेने में आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तुम इन 3 दिनों के बदले अपना बोनस छोड़ रहे हो, तो ये जरूर कोई जरूरी काम होगा। क्या घर पर सब कुछ ठीक है? अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। मेरे से जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। सुजिन ने भाई ली को धन्यवाद देते हुए अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ली। अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। भाई फ़ोन रखने के बाद उसने चूई द्वारा दिया गया नंबर डायल किया, लेकिन वह नंबर चूई का नहीं था। उसने अपना सिर खुजलाया और सोचा कि कहीं चूई ने अपना नंबर गलत तो नहीं बता दिया। वह बिस्तर पर वापस लेट गया और कुछ देर तक काले कार्ड से खेलता रहा। फिर अचानक एक बैंक की ग्राहक सेवा हॉटलाइन पर कॉल किया और उन्हें कार्ड नंबर दिया। अजीब बात यह है कि किसी ने भी उससे पिन या पासकोड या ऐसा कुछ नहीं पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि इस कार्ड पर किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं थी। आपका बैलेंस $10 मिलियन है। सुजिन ने गहरी सांस ली और ऑटोमेटेड वॉइस से बैलेंस रिपोर्ट सुनी। फिर उसने कुछ अन्य बैंकों में भी कोशिश की और उसे वही परिणाम मिला। यह ब्लैक कार्ड वास्तव में सभी बैंकों में इस्तेमाल योग्य था। समय, सुजिन ने अपनी घड़ी देखी। फैंटेसी टाउन की जांच करने और कुछ फोन कॉल करने में जो समय लगा था, उसके अलावा वह वास्तव में केवल 1 मिनट के लिए ही अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला था। बिस्तर पर लेटते समय उसने उन पागलपन भरी चीजों के बारे में सोचा जो उसने पहले अनुभव की थी।
और अचानक सब कुछ अवास्तविक लगने लगा। आखिर में यह हैंडबुक थी क्या चीज जिसने उसे उन पॉइंट्स को कई जादुई वस्तुओं के बदले में बदलने की अनुमति दी, और इसने अपने मालिक को एक भयानक और लगभग अविश्वसनीय दुनिया में पहुंचा दिया। इन सब की तुलना में शरीर की रिपेयरिंग और बड़ी रकम प्राप्त करना अब इस दुनिया से बाहर की बात नहीं लगती। सोजिन के लिए हैंडबुक के बारे में सब कुछ समझ पाना असंभव था, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में सो गया। सोजिन इसे अपनी महाशक्तियों में से एक मानता था। जब वह सोना चाहता था तो वह जल्दी से सो जाता था, चाहे वह किसी भी बारे में सोच रहा हो या चिंतित हो। अगले दिन सोजिन सुबह जल्दी उठ गया। उसने अपने बैग में कुछ सामान पैक किया और सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा और जेड प्रांत के लिए एक टिकट खरीदा। शुक्र है यह यात्रा का पीक सीजन नहीं था। जिन वस्तुओं के लिए उसने अपने व्यक्तिगत नर्क क्षेत्र में अपने अंक का इस्तेमाल किया था, उन्होंने और उस लंबे धनुष ने वास्तव में अब सिरदर्द दे दिया था। उसका अल्ट्रालाइट मेचा कवच दूसरों के लिए अदृश्य था और हर समय उसके पास रहता था, इसलिए उसे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन बाकी को विमान में ले जाना लगभग असंभव था। अब इन वस्तुओं के साथ क्या करना है, इस बारे में अपने विचारों में वह परेशान हो रहा था। तो उसने लापरवाही से हैंडबुक को लंबे धनुष के ऊपर फेंक दिया। अचानक धनुष चमकती हुई रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। पहले तो वह दंग रह गया, फिर उसने जल्दी से हैंडबुक पलटना शुरू किया और उसने हैंडबुक के दूसरे आखिरी पन्ने पर पाया अब वह किताब में सिर्फ एक चित्र था। उसने धनुष को पकड़ने की कोशिश की और एक प्रकाश की किरण निकली। धनुष फिर से उसके हाथ में आ गया। अब उसे पता चल गया कि जियांग ली का भाला अचानक कहां से आया होगा। जब उसने कुछ समय तक अपनी वस्तुओं को छुपाने और पुनः प्राप्त करने का अभ्यास कर लिया तो यह उसके लिए अब काफी आसान हो गया। वह एक बार फिर हैंडबुक पर आश्चर्यचकित हुआ। यह स्टोर करने की क्षमता वाकई में आश्चर्यजनक थी। फ्लाइट में सुजिन ने अपने फोन पर फैंटेसी टाउन के बारे में और अधिक जानकारी खोजना जारी रखा, लेकिन उस तस्वीर के अलावा ऐसा लग रहा था कि फैंटेसी टाउन के बारे में कोई भी अन्य जानकारी पूरी तरह मिटा दी गई थी। उसे कुछ भी काम का नहीं मिला। उसने अपने फोन पर सेव की हुई फैंटेसी टाउन की फोटो देखी। फोटो के निचले दाएं कोने में शहर का पता लिखा हुआ था। अगर यह फोटो ना होती तो वह इस सुनसान छोटे शहर के बारे में सोचना भी भूल जाता। फ्लाइट से उतरने के बाद उसने एक इंटरसिटी बस ली, फिर एक लोकल बस बदला, लेकिन फिर भी वह फैंटेसी टाउन तक नहीं पहुंच पाया। इधर उधर पूछने पर उसे पता चला कि वह जिस स्थान पर जाने की कोशिश कर रहा है वह सालों पहले ही सुनसान हो चुका है, जिसकी वजह से कोई सार्वजनिक परिवहन वहां तक नहीं पहुंच सकता। अगर वह वहां जाना चाहता है तो उसे पैदल ही जाना पड़ेगा। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा जो काला पड़ रहा था। यहाँ पहुंचने में ही उसे लगभग आधा दिन लग गया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसका मजबूत शरीर अब स्पेशल फोर्स के सिपाही की तरह ट्रेनिंग झेल चुका था, इसीलिए सिर्फ यात्रा करने से उसे इतनी आसानी से थकान नहीं होने वाली थी। जो कि वह थका नहीं था, इसीलिए उसने चलते रहने का फैसला किया। वह जिस शहर में था वहां से उसने एक साइकिल खरीदी, क्योंकि साइकिल निश्चित रूप से पैदल चलने से ज्यादा तेज थी। फिर वह शहर के लोगों से पूछने गया कि फैंटेसी टाउन कहाँ है। उसे लगा कि यहाँ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आसपास के सभी लोग उस शहर के बारे में जानते हैं। फैंटेसी टाउन कुछ दशकों से वीरान पड़ा है। तुम ऐसी जगह क्यों जाना चाहते हो? उसके पास आई लड़कियों में से एक लड़की ने पूछा। वह दिखने में सिर्फ 15 या 16 साल की लग रही थी, फिर भी वह फैंटेसी टाउन के बारे में जानती थी। अरे, मैं हाइकिंग और कैंपिंग करने का शौकीन हूँ, इसलिए मुझे उन जगहों पर जाना पसंद है जो आम रास्ते से हटकर हों। सुजिन ने झूठ बोला। फिर उसने उससे उत्सुकता से पूछा, क्योंकि यह लगभग पिछले कुछ दशकों से वीरान पड़ी है, तो तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? यहाँ रहने वाले सभी लोग उस जगह के बारे में जानते हैं। जब मैं बच्ची थी तब मेरे दादाजी हमें उस जगह के बारे में भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करते थे। उसने आंखें मूंदते हुए जवाब दिया। फिर उसने कहा, लेकिन मैंने जो सुना है वह यह है कि कुछ दशक पहले कुछ भयानक हुआ था, जिसने रातों रात पूरी आबादी को खत्म कर दिया और पुलिस ने शहर को भी घेर लिया था। जाहिर है
यह एक संक्रमण की बीमारी थी। क्या तुम्हें इन सब से डर नहीं लगता? कोई संक्रमण की बीमारी? अगर यह कोई संक्रमण की बीमारी होती भी तो भी दशक बीत चुके हैं, इसीलिए अब यह कोई समस्या नहीं रह जाएगी। किशोरी से अलग होने के बाद वह साइकिल चलाकर उस जगह की ओर चल पड़ा जहां उसने उसे बताया था। वह उसके पीछे से चिल्लाई, अंधेरा हो रहा है, अगर तुम अभी वहां गए तो तुम्हें रात वहीं बितानी पड़ेगी। समझ गया, धन्यवाद, उसने जवाब दिया और उसकी ओर हाथ हिलाया। धीरे धीरे सड़क पर साइकिल चलाना असंभव हो रहा था और साइकिल अब उसके लिए बोझ बन गई थी, इसीलिए उसने इसे छोड़ दिया और बाकी का रास्ता पैदल ही तय किया। जब तक सुजिन दूर से फैंटेसी टाउन को देख पाया तब तक रात के 8 बज चुके थे। यह फैंटेसी टाउन उस शहर से बिल्कुल अलग था जहां वह पिछली रात गया था। घर टूटे फूटे और घास उनकी आधी ऊंचाई तक पहुंच गई थी। यह स्पष्ट था कि पिछले कुछ दशकों से यहाँ कोई नहीं आया था। उसने लंबी घास को एक तरफ धकेल दिया और लिनियो के घर की ओर धीरे धीरे चलना जारी रखा। उसने इसे बहुत जल्दी देखा और उसे अजीब लगा कि यह विशेष घर अपने आसपास के बाकी घरों की तुलना में बेहतर स्थिति में था। गेट के सामने मांस के छींटे और साथ ही सूखा खून भी था। उसकी यादें वापस लौट आई कि कैसे जियांग ली ने शिकारी पर अपना भाला फेंका था जब शिकारी ने यांग जिचेन के शरीर पर कब्जा कर लिया था और भाले ने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सुजिन ने चुपचाप आह भरी और पास में कुछ छोड़े गए हथियार पाए। वह अब बहुत मजबूत हो गया था, इसीलिए उसने उन जंग लगी हथियारों का इस्तेमाल करके एक तरह का गड्ढा खोदा और जो भी मांस मिला उसे दफना दिया। यांग जिचेन, हम इस जगह पर मिले थे और हालांकि यह थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन हम एक साथ जीवन और मृत्यु की स्थितियों से गुजरे। मैं कुछ हद तक तुम्हारे कारण से भी जीवित हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा घर या तुम्हारा परिवार कहाँ है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए केवल इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारे शरीर को दफना दूं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने अगले जन्म में ऐसी अशुभ चीजों का सामना नहीं करोगे, सुजिन ने खुद से कहा। चूंकि यांग जिचेन के शरीर का अवशेष यहाँ था, इसका मतलब था कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वह वास्तव में इस शहर में ही हुआ था। उसे नहीं पता था कि शहर रातों रात इतना ऊंचा और जर्जर क्यों हो गया, लेकिन पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद सुजिन को अब कुछ भी वास्तव में हैरान नहीं कर सकता था। उसने इस साधारण कब्र की ओर कुछ बार सम्मान पूर्वक सिर झुकाया, फिर वह घर की गेट की ओर चला गया। गेट के पास एक हड्डी काटने वाला चाकू छिपा हुआ था और उसकी धार चमक रही थी। उसने चाकू उठाया और गेट खटखटाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। क्या कोई है? मैं वादे के मुताबिक आया हूँ, सुजिन एक डोर टू डोर सेल्समैन की तरह चिल्ला रहा था और उसने चाकू को लकड़ी की बाड़ पर पटक दिया। तभी घर के अंदर से लकड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। एक जानी पहचानी आकृति घर से बाहर निकली और सुजिन के सामने खड़ी हो गई। तुम सच में आ गए। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आंटी ली थी, हैंडबुक मालिकों के अलावा एकमात्र जीवित इंसान जिसने चुनौती पास की थी। वह मानव रूप में फैंटेसी टाउन की देवता भी थी। सुजिन मुस्कुराया और फिर उसने बोनिंग चाकू से बाड़ पर टैब किया। मैं अपने वचन का पक्का आदमी हूँ। मुझे बस डर था कि शायद तुम मेरा संदेश नहीं समझ पाए और मैं यहाँ तक बिना किसी कारण के आया हूँ। जब तुमने जानबूझकर वह हड्डी काटने वाला चाकू पीछे छोड़ दिया था तो मुझे पता था कि तुम वापस आओगे, लेकिन यह मेरे लिए अभी भी एक जुआ था। क्यों? क्या तुम्हें डर था कि मैं वापस नहीं आऊंगा? मुझे इस बात का ज्यादा डर था कि तुम यहाँ वापस नहीं आ पाओगे। हैंडबुक की चुनौतियों में से एक के रूप में फैंटेसी टाउन की अपनी विशेष विशेषताएं हैं। चुनौती खत्म होने के बाद मुझे गहरी नींद में चले जाना चाहिए था और अगली चुनौती शुरू होने का इंतजार करना चाहिए था। तुम्हारा इंतजार करने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, इसीलिए अगर इस बार वह मुझे नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने सुजिन को घूरते हुए कहा, मानो वह सुजिन को पूरा निगल जाएगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपके साथ काम करने को तैयार हो रहा है और आप मुझे धमका रहे हैं। यह अच्छी शुरुआत नहीं है।
आपने मेरे मन में अपने प्रति जो विचार बनाई है उसे प्रभावित किया है, सुजिन ने कहा और फिर अपनी दाहिनी उंगली से अपनी नाक थपथपाना शुरू कर दिया। वह यह विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था कि भगवान ने अभी क्या कहा था। उस अमृत से उसका शरीर मजबूत होने के बाद उसने पाया कि उसके दिमाग में भी अधिक स्पष्टता थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह अधिक बुद्धिमान हो गया था, बल्कि यह कहना सही होगा कि उसे प्रोसेसिंग चिप अपग्रेड मिल गया था और वह अब सब कुछ बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता था। भगवान के शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन सुजिन को अभी उसे एक तरफ रखना पड़ा। उसे अपनी अटकलों को सत्यापित करने के लिए अन्य जानकारी की आवश्यकता थी। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अंत में यह सब पता चल जाएगा। तो हमारा सौदा कैसा रहेगा? क्या तुमने मेरा एक भक्त बनने का फैसला किया? भगवान ने दोनों हाथ फैलाए, मानो वह सुजिन के अपने गोद में आने का इंतजार कर रहा हो। और इसी के साथ हेल्स हैंडबुक का यह चैप्टर भी यही खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या सुजिन इस भगवान का सेवक बन जाएगा? कैसा है यह भगवान? क्या यह अच्छा है या वास्तव में एक बुरी आत्मा है? यह सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हर रोज अपने YouTube चैनल पर इसका एक चैप्टर शाम 7:30-8 बजे के करीब लाते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।